Yeah. So we learned importance of writing. We learned transitional devices, and then we learned paragraph writing as well. How we can write paragraph, how we can use a hook for a paragraph, how we can conclude a paragraph. Okay, and what can be the cause and effect in a paragraph. We learned all of those through transitional devices and paragraph writing. So now, continuing further, punctuation marks, yes, sir. It was also one of the most important things in writing, and it actually is important thing in writing. What are punctuation marks? Yes. Can anybody tell me, Miss Iman? Can you tell me what punctuation marks are and why we use them? Yes, Miss Iman, could you tell me what punctuation marks are? Okay, it's fine. Actually, we learned that punctuation marks are in order to show the emotions in written form. They also show what is being asked, what sort of emotion is being shown, whether a sentence has some continuation or where exactly the sentence stops. So this is the function of punctuation marks. Okay, today in punctuation marks, we're going to learn about exclamatory marks, continuation marks, colon, and semicolon. These are important ones as well. So the first one is exclamatory mark. अब ये क्या होता है कि exclamatory mark is like inverted I. So exclamatory mark is used to show emotions in a sentence. Okay, written at the end. Exclamatory mark क्या होता है कि ये आप जुमले में जब जज्बात शो करते हैं ना, इमोशन, सो वहां से एक्सक्लेमेटरी मार्क उसके लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट आई एम रियली एंग्री, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. सो आप इसको किस तरह शो करेंगे रीडिंग अपनी राइटिंग में? आप इसी सेंटेंस के एंड में जो है ना वो लगा देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे. लेट मी राइट इट इन द चैट बॉक्स हियर. आई एम रियली एंग्री विद यू, आई डोंट वांट टू talk to you. So you can see in both sentences, I have used exclamatory mark. I am really angry with you, exclamation or exclamatory mark. I don't want to talk to you, exclamatory mark or exclamation. यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम जो है ना इसके बारे में ये जो सेंटेंस है गुस्से में बोला जा रहा है. Okay, now whether you are writing about a character, whether your character is sad or he or she is happy or he or she is angry, तो वो किस तरह हम बताते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क के जरिए ही बताते हैं. अब ये कैसे पता चलता है कि द कैरेक्टर इज वेदर ही और शी इज सैड और एंग्री और हैप्पी? वो हमें कॉन्टेक्स्ट के जरिए पता चलता है. तो कॉन्टेक्स्ट, डज एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट अ कॉन्टेक्स्ट इज? जी, अजमल हक नवाज, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट अ कॉन्टेक्स्ट इज? नो सर लगे रहे. ओके, सो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? मैसेज इन चैट बॉक्स से. यस, हकनवाज, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी अजमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर यस सर आ रही है. ओके ओके, एक्चुअली जी हकनवाज का जो है ना ये इंटरनेट इशू, दैट्स व्हाई. चलें, इट्स फाइन. सो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क? आई टोल्ड यू कि ये जो है ना जज्बात शो करने के लिए होता है. फॉर एग्जांपल, आई कैन बिलीव वी वन द मैच. अब ये क्या है, यहाँ से शो हो रहा है? खुशी शो हो रही है. यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट. What is context? Context is actually the setting of the sentence. कि एक जुमला है वो किस किस्म के माहौल में बोला जा रहा है, उसके इर्द गिर्द का माहौल क्या है. तो जो माहौल होता है उसे हम सेटिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब एक घर सॉरी, सो एक घर है, लेट्स से कि उसमें जो है ना मैयत पड़ी हुई है, डेथ हो गई है किसी की. सो इफ यू गो इनटू दैट हाउस, आप देखिए कि कुछ लोग रो रहे होंगे, खुद को पीट रहे होंगे, कुछ लोग खामोश होंगे, बहुत ही ज्यादा खफा होंगे. सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. सही. अब दूसरा घर है, उसी में शादी हो रही है. सही. तो वहां पर क्या होगा? एवरीबॉडी विल बी डांसिंग, दे विल बी सेलिब्रेटिंग, विल बी हैप्पी, दे विल बी क्लैपिंग. सो म्यूजिक है, गाने वगैरह बज रहे होंगे. सो दैट इज ऑल्सो द कॉन्टेक्स्ट. क्यों, क्या होगा वहां पर? खुशी का माहौल होगा. सो इसी तरह वी हैव द setting or the context. The word here is this, context. So context, this is here is the word. कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ये शो करता है सेटिंग को, ये शो करता है एक सेंटेंस को कि सेंटेंस किस किस्म के बारे में बात किया जा रहा है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है. और ये या तो एक सेंटेंस में भी हमें पता चल जाता है, या फिर एक पूरे पैराग्राफ में भी हमें कॉन्टेक्स्ट का पता चल जाता है. सो आपने हमेशा देखना है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है कि हाउ इज इट यूज्ड, इन विच कॉन्टेक्स्ट इज इट यूज्ड. तो अब जुमला देखिए, आई कैंट बिलीव यू वन द मैच.
अभी जो बंदा है बात कर रहा है, तो ये जब ये मैच जीतने की बात करे तो जाहिर सी बात है खुश है, कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम मैच जीत गए। सो इट मीन्स कि द पर्सन इज रियली सरप्राइज्ड, हैरान भी है और खुश भी है। सही। ओके, द नेक्स्ट वन इज next one is continuation mark. Now, continuation mark, one of the necessary important ones. क्या होता है continuation mark? Used to show that the speaker or the writer wanted to say more but either couldn't or didn't. कि continuation mark ये हम used at the end of the sentence, ये हम जुमले के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। और क्यों करते हैं? कि जब राइटर जो सॉरी जब स्पीकर जो होता है बोलने वाला या राइटर लिखने वाला जो होता है, वही जब ये चाहता है कि जुमला जो है ना आखिर में इसमें और भी बात की जा सकती थी, पर वो फैसला करता है कि इसे आधा छोड़ देने का। जब जुमले को आधे में छोड़ दिया जाए, या फिर लेट्स से कि वी हैव अ स्टोरी, देयर आर टू कैरेक्टर्स स्पीकिंग, कि दो लोग हैं आपस में बातें कर रहे हैं एक जो स्टोरी में, तो उसमें एक कैरेक्टर होता है कि अपनी बात कर रहा होता है कि वो बस जो है ना वो खामोश हो जाता है, आधे में वो बात छोड़ देता है। या फिर वो बात कर रहा होता है कि इतने में उसकी बात कट जाती है, काट दी जाती है, तो उस केस में भी वी कैन यूज कंटिन्यूएशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई कुड टॉक टू हिम, और डॉट डॉट डॉट, थ्री डॉट्स मीन्स कंटिन्यूएशन मार्क। सो मतलब यह है कि जो बंदा है कह रहा है कि आई विश आई कुड टॉक टू हिम, कि काश के मैं उससे बात कर सकता, तो मतलब कि और भी बात मजीद करना चाहता है, लेकिन ये इतना हो सकता है कि जज्बाती हो गया हो, कि मजीद इसके जो है ना अपने दिल का हाल बयान नहीं कर सक रहा, इसीलिए खामोश हो गया है। सो दैट्स व्हाई वी यूज कंटिन्यूएशन मार्क। ओके, नेक्स्ट इज कोलॉन। कोलॉन एंड सेमीकोलॉन, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। अच्छा, कोलॉन हो गया है हम, सेमीकोलॉन मेनली इसका भी ऑलमोस्ट जो है उसकी तरह यूज है, कॉमा की तरह ही यूज है, उस पर हम बाद में आएंगे। कोलॉन used to introduce a list or some explanation। जब भी हम किसी चीज की बात कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ऑफ थिंग्स की, तो उससे पहले हम कोलोन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई नीड द फॉलोइंग थिंग्स, कि मुझे जो है ना अब इन चीजों की जरूरत है। अब मतलब जिन चीजों की अब बताया जाएगा ना, एक लंबी सी लिस्ट का बताया जाएगा, या छोटी दो तीन छोटी चीजों की भी जरूरत हो, उनका भी जब बताया जाता है तो उससे पहले कोलोन यूज किया जाता है। और आप देखेंगे कि कोलोन को हेडिंग्स में भी यूज किया जाता है। सही। सो फॉर एग्जाम्पल, आई नीडेड द फॉलोइंग थिंग्स, a hammer, colon, a hammer, a nail and a screwdriver, कि मुझे जो है ना इन चीजों की जरूरत है। फिर कोलॉन लगाया जाता है कि किन किन चीजों की। हैमर हथौड़ा, नेल हो गया है, और स्क्रू ड्राइवर हो गया है। सही। सो कोलॉन सिंपली ये बताता है कि अब आगे जो है ना कौन कौन सी बात फर्दर की जाएगी। सही। Now, we also have another use for colon, that is to give some explanation। जब किसी चीज की फर्दर एक्सप्लेनेशन दी जाती है, तो उसके बारे में भी कोलोन यूज किया जाता है उसके हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू डू दिस टू यू, अब मैं तुम्हारे साथ ये करने वाला हूँ। कौन सा काम? अ फिस्ट ऑन द हेड। देखिए, आई एम गोइंग टू डू दिस टू यू, अब मैं तुम्हारे साथ ये काम करूंगा। क्या काम करूंगा? कोलोन लगाए जाते हैं। तो फर्दर बंदा एक्सप्लेन करता है अ फिस्ट ऑन द हेड, कि मैं तुम्हें सर पर मुक्के से मारूंगा। सही। कि यानी कि मैं तुम्हारे सर पर मुक्का मारूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ ये काम करूंगा, कोलॉन्स, मैं तुम्हारे सर पर मुक्का मारूंगा। सही। सो ये दो फंक्शंस है कोलोन के, कोलोन एंड सेमीकोलन। खासकर कोलोन हो गया, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किल भी नहीं बट थोड़ा सा मुश्किल है। सो इफ यू डिडंट गेट इट, सो यू कैन टेल मी, अगर आपको समझ नहीं आती आप फिर मुझे बता सकते हैं, सही, सो दैट आई मे एक्सप्लेन इट अगेन। नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स सेमीकोलन, एंड बाय द वे, पंक्चुएशन मार्क्स, इनको जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह आई टॉक्ड अबाउट ट्रांजिशनल डिवाइसेस, सो सेम गोस फॉर पंक्चुएशन मार्क्स। कुछ ही लिमिटेड हैं, 10 से 12 तक हमारे पास पंक्चुएशन सर मार्क्स है, इतने ज्यादा नहीं है। जितना आप इनको यूज करेंगे तो उतनी आपकी राइटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, और आपको इनके यूज याद भी रहेंगे। फिर ये सिर्फ आप ये नहीं होगा कि इफ यू जस्ट रीड दिस एंड देन ट्राई टू क्लेम इट और रिकॉल इट, रिमेंबर इट, तो बार बार उससे याद नहीं रहेगा। ओनली इफ यू यूज इट यू नो हाउ टू यूज इट। सो नाउ नेक्स्ट कम सेमीकोलन। Semicolon क्या है? Used to join two or more phrases or clauses together। Phrase और clause it's a part of grammar, लेकिन phrase यहाँ पर अगर इस सेटिंग में देख लें कॉन्टेक्स्ट में, so phrases is actually two or three words, दो तीन जो छोटे से अल्फाज होते हैं उनको हम phrases कहते हैं। Clauses, clause की बजाय हम sentence भी बोल सकते हैं। कि what is semicolon used for, ये जो है ना कॉमा का ही काम करता है यहाँ पर। ये ज्वाइन करता है दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। ये कुछ वर्ड्स को सर या दो जुमलों को ज्वाइन करते हैं। जी। ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो पंक्चुएशन मार्क्स है।
नहीं, पंक्चुएशन मार्क ये होता है कि हमारी शुरू की 3-4 स्लाइड्स में होगा। आज के टॉपिक्स ये हैं, पहले हम प्री जी सर। रीडिंग पढ़ेंगे कि प्री रीडिंग क्या होती है, फिर हम समरी राइटिंग के हाउ यू सपोज टू राइट अ समरी, कि समरी कैसे लिखी जाती है, फिर कॉम्प्रिहेंशन कि जब आपको एक टेक्स्ट दिया जाता है ना तो उसको आपने पढ़ना किस तरह होता है। हमारे ये 3 मेन टॉपिक्स हैं, तो इसमें राइटिंग भी इंक्लूडेड है, आपकी राइटिंग होगी इसमें आज। सो ओके सर, ओके, थैंक जी, माय प्लेजर। Semicolon now joined used to join two phrases, two or more phrases and clauses together. So क्या, I have finished my homework, कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया, होमवर्क खत्म कर लिया, सेमीकोलॉन, नाउ आई कैन रिलैक्स। अब अगर आप सेमीकोलॉन की जगह आप ना खत्म कॉमा भी लिखते हैं ना तो ये वही मीनिंग देता है। सेमीकोलॉन और कॉमा आपको सेम ही मीनिंग देते हैं। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, नाउ आई कैन रिलैक्स, कि अभी मैं आराम कर सकता हूँ। सही। So it's quite simple. Semicolon, continuation mark, exclamatory mark, and colon. All of these are simple. इनमें से आप लोग का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिर आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। जी, अगर किसी का भी इनमें से क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो, तो दोबारा से मैं समझा दूंगा आप लोग को। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड कंटिन्यूएशन मार्क। अच्छा जी, एक्सक्लेमेटरी मार्क ये होता है कि जब जिस तरह हम कहते हैं ना कि जज्बात दिखाते हैं ना, हम जब बोल रहे होते हैं तो हमें जज्बात का कैसे पता चलता है कि बंदा जो है ना, फलाना बंदा या तो गुस्से में है या खफा है या खुश है। हमारी टोन से पता चलता है कि या तो हाई होती है या बहुत ही ज्यादा लो। यही चीज अगर हम राइटिंग में या रीडिंग के वक्त पढ़ते हैं या राइटिंग के दौरान जो है ना लिख रहे होते हैं, तो हम किस तरीके से दिखाते हैं, वो हम दिखाते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लेट मी राइट अ सेंटेंस हियर फॉर यू इन द चैट बॉक्स, सेम सेंटेंस बट एक में मैं पीरियड मार्क लगाऊंगा, एक में एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो आई कैन रन फास्ट, हियर आई कैन रन फास्ट। So now, what is the difference between these two tenses, sentences? I can run fast, period mark. I can run fast, exclamatory mark. अब एक में जो है सिंपली ये बताया जा रहा है, बंदा स्टेटमेंट बता रहा है कि हाँ मैं जो है ना नॉर्मल, मतलब बात नॉर्मल की जा रही है कि मैं तेज भाग सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज भाग सकता हूँ। इन द सेकेंड सेंटेंस अब वो खुशी से बता रहा है, आई कैन रन फास्ट, कि मैं तेज भाग सकता हूँ। तो वो खुश है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसके हवाले से। सही। ओके। इस तरह हमें पता चलता है एक्सक्लेमेटरी मार्क के जो है ना कौन सा इमोशन दिखाया जा रहा है। बाकी जब आप ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो है ना कौन सा इमोशन दिखाया जा रहा है, ये बंदा खफा है या खुश है, तो इसी एक जुमले के साथ ऊपर नीचे बाकी जुमले भी होते हैं, तो वो सारा पढ़ने से आपको अंदाजा हो जाता है फिर अपने आप ही। नाउ कंटिन्यूएशन मार्क्स, कंटिन्यूएशन मार्क क्या होते हैं? जब यूज्ड टू शो दैट द स्पीकर और द राइटर वांटेड टू से मोर बट ईदर कुडंट और डिडंट, के राइटर, ये जब जो स्पीकर होता है ना, नॉवल में हो गया या स्टोरी में, जब वो एक बात अपनी आधी कर देता है और आधी छोड़ देता है, तो आखिर में 3 नुक्ते लगाए जाते हैं, उसे कहते हैं कंटिन्यूएशन मार्क। या फिर उसकी बात काट दी जाती है और वहां पर 3 नुक्ते लगाए जाते हैं। सो मतलब ये है कि बंदा जो है ना और बात कर सकता था, लेकिन इसकी बात या तो ये खामोश हो गया या इसकी बात किसी और ने काट दी है बीच में। अक्सर हम होते हैं ना कि जब एक बंदा बोल रहा होता है, दूसरा बंदा अचानक से हमारी बात काट देता है, तो वहां पर इस तरह के केसेस में लिखते हुए हम कंटिन्यूएशन मार्क लगाते हैं। सही। सो दिस इज यस द सर। यूज ऑफ, जी, दिस इज द यूज ऑफ कंटिन्यूएशन मार्क। ओके, हाँ। नाउ लेट्स मूव ऑन हेड, प्री रीडिंग। देखिए जहां पर भी प्री का वर्ड आएगा ना, PRE, इट मीन्स पहले से। सही। प्री का मतलब पहले से। सो प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले, बिफोर रीडिंग। व्हाट इज प्री रीडिंग? Pre-reading is the process of preparing yourself before reading the actual text. So pre-reading क्या है कि पढ़ने से पहले एक actual जो text होता है, जो आपको एक text दिया जाता है, whether it's a paragraph or passage or a book, उसे पढ़ने से पहले आप उसके बारे में सोचते क्या हैं, उसको pre-reading कहते हैं। सही। It helps you set the context, activates prior knowledge, and creates the interest in the topic. Just give me a minute. मैं आप लोग को एक एग्जांपल देने के लिए जो है ना, एक मैं बुक लेकर आता हूँ। I'll give you an example. Just give me a minute. हुए ना देखो। देख रहे ना। Okay. Okay. I thought that my camera was turned on. Okay, now it is. So, in order to give you the example of pre-reading, बैठा okay, I hope now you can see me better. So देखिए, it helps set the context,
as I told you about the context. What is context? Context is actually the setting around a word or a sentence. So let me write it here so that you may remember. ठीक-ठाक Setting around a sentence, a word or a sentence, word or a sentence. Activates prior knowledge and creates interest in the topic. अब ये क्या करता है, प्री रीडिंग का क्या मकसद होता है कि आपको पहले से कैच कर लेता है जो टेक्स्ट आप पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि अच्छा व्हाट कैन दिस टेक्स्ट बी अबाउट, ये टेक्स्ट हो किस चीज के बारे में सकता है. इट एक्टिवेट्स प्रायर नॉलेज. अच्छा, आपको उस टेक्स्ट के बारे में पहले से कौन कौन सी बात पता होती है, ये वो भी आपको अंदाजा हो जाता है. एंड क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक, और आपका उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है. नाउ फॉर एग्जांपल लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. आई डोंट नो व्हाई माय कैमरा इज शटिंग ऑफ अगेन एंड अगेन. अच्छा, नाउ आई होप यू कैन सी द बुक. आपको किताब दिख रही है आप लोगों को इन द कैमरा? आई डोंट नो. Yes, sir, we can see easily. ओके, आई डोंट नो कि मेरा कैमरा क्यों बार बार बंद हो रहा है. नो आइडिया. Think and grow. I think its title name Think and Grow. Yes, there is one more word. Just let me just see why. Which is not displaying on camera. Yeah, yes, I hope now you can see. Yes. So you can see the title here, Think and Grow. And what is this word? Yes, this the title of this book is Think and Grow Rich. Okay. So yes, Think and Grow Rich. Now, one of the so this is the very first thing through which you can actually pre-read the book. So now जब ये इस बुक का जब आप टाइटल देखेंगे ना, Think and Grow Rich, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस बुक में क्या है, पैसों के बारे में बात की गई है, रिच अमीर होने के बारे में. सही. सो थिंक एंड ग्रो रिच, कि सोचो और फिर अमीर होना शुरू हो जाओ. सो नाउ यू कैन से, सो दिस इज कॉल्ड प्री रीडिंग. अब मैंने क्या किया, मैंने टाइटल देखा तो मुझे इतना अंदाजा हो गया कि अच्छा ये बुक है अमीर होने के बारे में. सही, कि अमीर किस तरह होना चाहिए, पैसे आप किस तरह बना सकते हैं. वन मोर थिंग इज कि ये आपको इसके बारे में भी बताती है. अच्छा, कि मुझे अगर इससे रिलेटेड मैंने कोई दूसरी बुक पढ़ी हो, मुझे वो भी याद आ जाएगी. इफ आई हैव सीन एनी वीडियो रिगार्डिंग रिगार्डिंग मनी और बिजनेस, तो वो भी मुझे याद आ जाएगा कि मैंने बिजनेस के हवाले से, पैसों के हवाले से मैंने कौन सी अगर कोई वीडियो देखी हो, या मुझे किसी बंदे का पता हो अपनी फैमिली में, तो मुझे वो भी हो सकता है याद आ जाए कि उसने मुझे कोई बात बताई हो कि पैसा इस तरह भी बनाया जाता है. नाउ अनदर थिंग इज, you always, whenever you see a book, हमेशा आप बुक के बैक पे पढ़ा करें, बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट अबाउट द बुक. ये आपको प्री रीडिंग, ये सारी प्री रीडिंग होती है, ये बताती है कि बुक जो है किस चीज के बारे में. Whenever you see a newspaper, जब आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें भी आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा, पिक्चर से ही अंदाजा हो जाता है कि आज जो है ना इस चीज के बारे में खबरें बताई गई हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप लास्ट वीक का न्यूज़पेपर देखते, कोई सा भी अखबार उठा लेते, तो उसमें सबसे बड़ी इमेज होती, वो किस चीज की होती, ईरान एंड इजराइल, कि इनके बीच जो है ना क्या मसला चल रहा है, अमेरिका के बीच, ईरान के बीच क्या मसला चल रहा है. अगर आप डॉन न्यूज़पेपर उठाते, इफ अगर आप BBC या CNN का जो है ना चैनल देखते, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है ना. दैट इज कॉल्ड प्री रीडिंग. सही. सो प्री रीडिंग क्या है, ये बताती है आप लोगों को कि कौन सा जो टेक्स्ट है वो किस चीज के बारे में है, कोई वीडियो है किस चीज के बारे में है. सही. पिक्चर्स पहले से बनी हो तो किस चीज के बारे में है, ये बताती है. नाउ दिस इज एक्चुअली अ रीडिंग स्ट्रेटजी, कि आपने अगर कोई चीज पढ़नी हो ना, इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट टॉपिक, इन द फर्स्ट सेशन अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग, मैंने बताया था कि सम बुक्स आर टू बी डाइजेस्टेड, some to be chewed, some to be tasted. Let me write here. Some books are to be tasted, some to be chewed, some to be digested. ये एक quotation है किसी की. I think I don't know whether I'm saying it correct or not, but मतलब यही बनते हैं. ठीक है. कि कुछ बुक्स होती हैं जो कि आप जो खा चख सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जो मेन आइडिया वो आप गेन कर लेंगे. सम टू बी च्यूड, कुछ बुक्स चबाने के लिए होती है, मतलब ये नहीं कि लिटरली चबाना हो, मतलब ये है कि आप जो है उसे थोड़ा सा आप उसका कंटेंट देख लें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि है किस चीज के बारे में. सम टू बी डाइजेस्टेड, और कुछ बुक्स हजम करने के लिए होती है कि आप एक एक पेज पढ़ें और उसको खत्म करके दोबारा से पढ़ें, दोबारा से पढ़ें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उस बुक के बारे में नॉलेज हासिल कर सकें. सुनाओ, द फर्स्ट थिंग रीडिंग स्ट्रेटजी के पर आते हैं कि किस तरह किया जाता है. द फर्स्ट थिंग इज प्रिडिक्टिंग.
सही है, जिस तरह मैंने बताया कि हाउ यू सपोज टू प्रिडिक्ट इट, guessing what the text is about based on the title, illustrations and all the heading. तो जब भी आप एक पैसेज देखते हैं, उसका आप टाइटल देखिए कि टाइटल में क्या लिखा हुआ है, उसमें अगर कोई तस्वीरें बनी है वो देखिए कि क्या क्या बताया गया है उसमें, इलस्ट्रेशंस भी, पिक्चर्स, और हेडिंग्स देखें उसमें कि छोटी मोटी हेडिंग्स है, अच्छा वो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट द टेक्स्ट इज एक्चुअली अबाउट. नाउ द अदर पॉइंट इज सर्वेइंग, कि सर्वे करें उसका, उसको स्किमिंग करें, स्किम द टेक्स्ट टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बोल्डेड वर्ड्स. स्किमिंग इसको बोलते हैं, ये आगे फिर से हमारा टॉपिक आएगा, स्किमिंग एंड स्कैनिंग. सो स्किमिंग, व्हाट इज स्किमिंग, कि आप देख लें कि उसमें जो है ना मेन हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग्स कौन सी है, कोई बोल्डेड वर्ड्स हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस टेक्स्ट में क्या क्या बातें की गई हैं, किस चीज के हवाले से की गई हैं. नाउ एक्टिवेटिंग बैकग्राउंड नॉलेज, अभी आप उसके बारे में थिंक अबाउट व्हाट यू ऑलरेडी नो ऑन द टॉपिक, अब उसी टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा याद करें कि आपके पास अगर अपनी कोई नॉलेज हो पहले से, सो आप उसके हवाले से भी फिर याद कर सकते हैं, आपको उससे भी और अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा जी ये जो है ना इस चीज के बारे में है ये टेक्स्ट. Setting the purpose, one of the more important things. Ask yourself why you're reading this text. अब आप जब कोई बुक पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आप पढ़ किस हवाले से रहे हैं. देखिए, या तो कोई भी चीज होती है या एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ी जाती है, सही, या देखी जाती है, कोई भी वीडियो हो, एनी न्यूज़पेपर, एनी टेक्स्ट, whether you want to see it or read it for the sake of entertainment, या फिर to gain information, कोई इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए होता है, सही. तो इस तरह देखिए कि आपका बेसिकली मकसद क्या है वो टेक्स्ट पढ़ने के पीछे, आप हासिल क्या करना चाहते हैं, तो आपका माइंडसेट अपने आप उसी के मुताबिक बन जाता है फिर कि अच्छा मैंने ये चीज हासिल करनी है इससे, तो मुझे इसे फर्दर पढ़ना चाहिए. अगर एंटरटेनमेंट हासिल करना है तो छोटा मोटा मैं कुछ पढ़ लूंगा, इसमें ज्यादा मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं होगी फिर. नाउ रिव्यूइंग वोकेबुलरी, इंपॉर्टेंट है भी. लुक एट द कीवर्ड्स और फ्रेजेस इन द टेक्स्ट एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट देयर मीनिंग. अब ये क्या कर सकते हैं आप, इसमें इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे, अक्सर होता भी है कि एक टेक्स्ट पढ़ते हैं हम एंड वी फेस सच वर्ड्स जिनके मीनिंग ढूंढना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सही. तो हम क्या करते हैं कि उसके आगे पीछे के हम सेंटेंसेस देखते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, सो फ्रॉम दैट वी कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं एंड थ्रू दैट हम क्या करते हैं, वी ड्राइव आउट द मीनिंग ऑफ दैट सिंगुलर वर्ड और फ्रेजेस. सो आप वोकेबुलरी उसकी देखिए कि अच्छा ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, सही. So this is how you pre-read a text. अच्छा देखते हैं now if we have any activity. अच्छा जी, yes we do have an activity here. So now यहाँ पर अब हमारे पास छोटी सी activity है, please do participate in it. Okay, now what is the activity about? करना क्या है कि look at the title and any illustrations of the following text. कि अभी जो है आप लोग को एक टाइटल दिया गया है, the title is The Wonders of Space Exploration. This is the title here. Now what you have to do is, we have two questions. What do you think the text will be about? What questions do you have before reading it? Now, अभी आपसे ये सवाल है जी हक नवाज, आप बताएं कि आप जब ये टाइटल पढ़ते हैं The Wonders of Space Exploration, so what do you think the text will be about? ये टेक्स्ट जो आगे इसके हवाले से अब टेक्स्ट भी आएगा, so आपको क्या लगता है कि वो टेक्स्ट किस चीज के हवाले से होगा? I think it will be regarding space system in the sky. Yes, exactly. It can be about space. It can be about sky. It can be about exploring space. The Okay. wonders, and you can say each and everything about space system, introduction, details, and I think working of space system, it will be included. Yes. Good, good. So yes, you guessed it quite much right. It is. It can be about space. It is actually about space, exploring space. Now, coming to the second question, what questions do you have before reading it? तो आपके जहन में देखिए, अब आपने टाइटल से अंदाजा लगाया तो और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं आपके जहन में, बिकॉज यू थिंक यू सी, हम तो ये सोचते हैं ना कि अगर आपने कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचा करें. दैट इज एक्चुअली रॉन्ग. आप किसी चीज के बारे में सोच कर जो है ना पता नहीं लगा सकते. इवन ये डिटेक्टिव्स जो होते हैं, जो कि मर्डर केसेस सॉल्व करते हैं, पुलिस होती है, वो सोचते नहीं, वो क्या करते हैं, चीजों के बारे में क्वेश्चन करते हैं. इफ यू वांट टू नो about the even Einstein ने भी कहा कि if you want to know about the wonders of the earth, about the wonders of the universe, you have to question like a child. बच्चों की तरह सवाल करने चाहिए आपको अगर आप ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं. So same goes here. If you want to learn more about the text, what you have to do is you have to question as much as possible.
तो आपके जहन में द वंडर्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के हवाले से क्या क्या सवाल पैदा होते हैं? जी, कोई से एक दो सवाल अगर आपको लगता है कि टाइटल से ये सवाल आते हैं आपके जहन में। जी हक नवाज। Sorry, sir. Would you like to repeat it again? Actually, Would my question is that what sort of questions form in your mind when you read the title, The Wonders of Space Exploration? Sir, I don't have much information about this topic. It would be better please change this topic. No, it's okay, it's okay. I'm simply asking what sort of question कि आपके जहन में सवाल कौन से पैदा होते हैं जब आप स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में वो करते हैं? अब पहला सवाल ये हो सकता है ना कि ये किस चीज के बारे में होगा। फर्स्ट सवाल ये हो गया, सही है। मतलब सिंपली सवाल पैदा करने हैं आपने, सवाल बनाने हैं आपने। अच्छा, आप दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि अच्छा स्पेस क्या होती है, व्हाट इज स्पेस? लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर, व्हाट कैन Yes, दिस yes, sir. टॉपिक बी अबाउट? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेस, what is space exploration? Okay, these are different questions that can come into your mind because you see आपने कहा ना कि मुझे पता नहीं है इस टॉपिक के बारे में, तो अब जाहिर सी बात है अगर आपको पता नहीं है तो तभी और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं फिर, सही, so that you may know even Yes, more. of course, sir. Yes. Okay, so let's Exactly. yeah, so let's see a bit more about this. This here is the picture. अब इस पिक्चर को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, अच्छा तो ये ऐसे किसी चीज के बारे में, इंसान के बारे में बात हो रही होगी जो कि स्पेस से बाहर है, सही है। And that person, that astronaut, is trying to find out more about space. So now, predicting vocabulary. Below are a few words you might encounter in the text. Use context clues or prior knowledge to predict their meaning. Now, do you have any idea what these words mean? Astronaut, galaxy, telescope, orbit, space station. Do you have any idea? Yes, yes, sir. Yes, can you tell me the meaning of these words? Astronaut, galaxy, I think you can say collection of star, collection of star, Okay, and yes. telescope. Mhm, Telescope is a device that is used in space system, mhm. I think, and space station orbit. Astronaut, I think, those people who observe about space system. Good. And what about space station? Space station, I don't know about space station. Okay, that's totally fine. It's totally fine. Now, you will read the text here, and I guess you can guess about the meaning of these words. Now, here's the paragraph. The wonders of space exploration. Now you will know what the paragraph or the text is actually about. Yes, kindly could you give it a good read? थोड़ा loudly पढ़ें ताकि हम भी सुनें. Okay, sir, I try to read. Yeah. The wonders of space exploration. Space exploration has allowed astronauts to uncover incredible mysteries beyond our planet. With the help of powerful telescopes, scientists have discovered countless stars and galaxies that stretch far across the universe. Astronauts aboard the space station live in and work in orbit, conducting experiments that help us Please, sir. understand space better. Every mission brings us closer to learning more about the galaxy we call home and what lies behind it. Okay, good, good. So now, did you get any idea about the words? Could you tell me now what the space station means? Please. Exploration, sir. Yes. Astronaut aboard the space station live and work in orbit. Yes. Can you tell me the meaning of this sentence? Ji, sir. Ji, huh. Yes, the question is from Haq Nawaz. Could you tell me, Haq Nawaz? Okay, Mohammad Ajmal, kindly आपने अगर इसको जरा पढ़ लिए टॉपिक आप ये पैसेज जो है, and then tell me what it actually means. The wonder of space explorations. Yeah. Space exploration has allowed astronauts to uncover incredible mysteries beyond our planet.
With the help of powerful telescopes, scientists have discovered countless stars and galaxies which are in the universe. जरा लाउड पढ़े ताकि हम भी सुने जी। Loud पढ़ो सर। जी जी थोड़ा सा लाउड। Astronauts aboard space station. यस Space station like work. जी पढ़ लिया आपने? यस Yes, sir. Yes, sir. okay yes Aknawas? Yes, I can tell you about space station. Yes could you tell me now? A space station is a place where astronauts go for experiments. Okay, good Please now read you see. Yes it in Urdu, sir. yes Mohammad Ajmal, what are you saying? Or translate into Urdu, sir. जी Haq Nawaz answer translate into Urdu, sir. Okay, so I'll be translating it into Urdu for you. So the wonders of space exploration के space को जब आप explore करते हैं उसके बारे में मजीद जानते हैं तो किस तरह हमें हैरान कर सकती है। Space exploration has allowed astronauts to uncover incredible mysteries beyond our planet. ये space exploration जो है, space को जब हम खला को खोजते हैं और ज्यादा उसके बारे में पता लगाते हैं तो उससे एस्ट्रोनॉट्स ना व्हाट इज एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट के वो लोग होते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं और कुछ जो है ना डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में रिसर्च करते हैं, दुनिया को बाहर से स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्टार्स के बारे में रिसर्च करते हैं। तो खासकर जो स्पेस में जो लोग जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। तो उनके क्या होता है, अलाउड द एस्ट्रोनॉट्स टू अनकवर इनक्रेडिबल मिस्ट्रीज बियॉन्ड आवर प्लैनेट। तो उनसे हमें ये फायदा भी होता है कि हमारे प्लैनेट से हटकर जो बाकी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं और बाकी जो मिस्ट्रीज हैं, खुफिया जो राज है कायनात के, हमें वो भी पता चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स, टेलीस्कोप के जरिए पावरफुल जो टेलीस्कोप हैं, फॉर एग्जांपल हबल टेलीस्कोप हो गया, जेम्स वेब टेलीस्कोप, लेट मी राइट द नेम हियर फॉर यू, आप लोग इसको जरा सर्च कर लें। हबल टेलीस्कोप के टेलीस्कोप बेसिकली क्या होता है, एक दूरबीन होती है जिससे हम दूर के प्लैनेट्स हो गए, दूर के स्टार हो गए, वो देख सकते हैं। सो जेम्स वेब टेलीस्कोप या ये पहले जो है ना हबल टेलीस्कोप बड़ा फेमस था और पावरफुल था, और सबसे पावरफुल अभी जो है ये ऑलमोस्ट लाइक 2 साल पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप आया था। तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है, उसकी इमेजेस बहुत खूबसूरत हैं। So you can search it all on the internet. सो पावरफुल टेलीस्कोप से क्या है, साइंटिस्ट जो है ना उन्होंने डिस्कवर किया है बहुत सारे स्टार्स, उनको पता चला है, उनके बारे में गैलेक्सीज के बारे में पता चला है ना। व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी जो है ना हमारा ये हमारी जो गैलेक्सी है उसे मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। उससे गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ सोलर सिस्टम, मुख्तलिफ स्टार्स, ये मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं। Collection of star हम कह सकते हैं sir, can we call it We collection can of? call it, yes, a collection of stars. We can call it actually collection of stars, planets, and Yeah. solar systems. So collection of all Okay. these three together, All they of that make. are subsystems, sir. जी, so और galaxies, yes, ऐसा मिल्की ऑल ऑफ द अबव, मतलब जिसमें स्टार्स और ये चीजें सारे तमाम आ जाए उनको मिल्की वे भी कह सकते हैं ना, मिल्की वे। मिल्की वे एक्चुअली हमारी गैलेक्सी का नाम है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें अर्थ है ना, दुनिया है, वो मिल्की वे गैलेक्सी। अब हमारे साथ फिर एक और गैलेक्सी है, उसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं, वो नेबरिंग सबसे करीब की सारे गैलेक्सी। कलेक्शन को इन सारों को हम कलेक्शन स्टार कहते हैं ना। जी, सारी मिल्की वे जो होते हैं उनको हम कलेक्शन स्टार कहते हैं। मिल्की वे नहीं, मिल्की वे इस तरह है, देखें पहले बनता है सोलर सिस्टम जिसमें क्या है, प्लैनेट्स होते हैं डिफरेंट। फिर यस सर। प्लैनेट्स के साथ करीब के स्टार, सूरज हो गया, वो भी एक स्टार है। तो सूरज की तरह ही और सूरज से भी बड़े स्टार्स होते हैं बहुत ज्यादा। ये स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये सारे मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, सही। और वो एक गैलेक्सी जो है ना ब्लैक होल के गिर्द घूमती है, सही है। तो इसी तरह की डिफरेंट गैलेक्सीज हैं जिसमें डिफरेंट स्टार्स हैं, जिसमें डिफरेंट जो हैं वो हैं क्या कहते हैं, प्लैनेट्स हैं, और डिफरेंट ब्लैक होल्स हैं। तो इसकी मिसाल इसी तरह, जिस तरह के आपका है एक आपका एक घर है, आपके साथ जुख्त एक और घर है, सही, वो पड़ोसी है आपके, थोड़ा सा गैप पे फिर एक और घर है, वो एक अलग पड़ोसी है। तो इसी तरह क्या है, इनकी मिसाल भी गैलेक्सी की मिसाल भी इस तरह है। अब हमारी जो गैलेक्सी है इसको हम अगर अपना घर कंसिडर करें तो इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे साथ ओके। सबकी करीब की गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसमें बहुत ही ज्यादा फासला है, सही। तो फिर इस तरह बाकी सारी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं डिफरेंट। जी, सो
ठीक है, साइंटिस्ट ने गैलेक्सीज भी डिस्कवर किए हैं दैट स्ट्रेच फार अक्रॉस द यूनिवर्स, जो कि पूरी कायनात पे फैली हुई है। एस्ट्रोनॉट्स अबोर्ड द स्पेस स्टेशन लाइव। तो एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, वो स्पेस स्टेशन में रहते भी हैं और वहां पर जी क्या होता है कि लाइव स्पेस स्टेशन के जरिए आप कैमरास भी देख सकते हैं, उन पे लाइव कैमरास होते हैं। इवन अगर आप यूट्यूब पे अभी भी चेक करें ना, ISS लाइव लिखें, लेट मी राइट इट हियर फॉर यू, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अमेरिका का स्पेस स्टेशन है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां से आप एनी टाइम 24/7 यूट्यूब पे लाइव वीडियोस देख सकते हैं। या तो दुनिया की वीडियो दिखाई जाएगी या चांद के बारे में दिखाया जाएगा, लेकिन मोस्टली दुनिया के बारे में, दुनिया को बाहर से दिखाया जाता है लाइव वीडियो। ये आप चेक कर लें आप आज यूट्यूब पे आफ्टर दिस सेशन, ISS लाइव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो एंड वर्क इन ऑर्बिट। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या स्पेस स्टेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं। सही, वो दुनिया के गिर्द अलग घूमते हैं और वो अपने ही मदार में गोल भी घूम रहे होते हैं। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड स्पेस बेटर। तो वहां पर एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे होते हैं जिससे हमें पता चलता है, जिससे हम स्पेस के बारे में और भी अच्छे से जान सकते हैं। Every mission brings us closer to learning more about galaxy we call home and what lies beyond. तो हम जितने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जितने मिशंस करते रहते हैं, तो उससे हमें अपनी गैलेक्सीज के बारे में और बाकी गैलेक्सीज के बारे में भी और ज्यादा पता चलता जाता है। सही। तो दिस यस वाज, सर। yes, this was the paragraph, the wonders of space अब exploration. जी सर, Yes, ये जो गैलेक्सीज होती हैं, जी। इनके अंदर जो सोलर और प्लैनेट्स या सन वगैरह स्टार्स होते हैं, क्या ये नेचरली मतलब सिर्फ नेचर होते हैं या मतलब आर्टिफिशियल भी इसमें होते हैं? नहीं, आर्टिफिशियल तो नहीं होते, ये सारे नेचुरल होते हैं कुदरती तौर पर। हम, अच्छा हाँ, वो अलग बात है, स्टार्स वैसी नेचुरल हैं, स्पेस में जितने भी हैं सारे नेचुरल। लेकिन ये चाइना ने तकरीबन कोई 2-3 साल पहले एक स्टार ही आप इसे कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट के बनाया हुआ था, आर्टिफिशियल स्टार कह सकते हैं, कि यस सर। जिसकी गर्मी जो है ना सूरज की गर्मी से भी ज्यादा है, और वो चाइना में ही कहीं पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बनाया हुआ है। सही। तो मतलब कि कोशिश करते हैं ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की। जी। लेकिन ये ओके जितने सर। आप, जी जितने आप स्पेस में देखते हैं ना बाहर खला में, ये सारे के सारे नेचुरल हैं, ये कुदरती अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, तो उसी तरह बने हुए हैं। जी। सो यस, दिस वाज द पैराग्राफ। और बड़ी वैसे माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक है स्पेस एक्सप्लोरेशन, मुझे खुद भी बहुत ज्यादा पसंद है इस पे बातें वगैरह करना, एंड आई रियली लव इट। सो इट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। यस, सो यस, आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम प्री रीडिंग किस तरह कर सकते हैं, कि एक चीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हमें तफसील पे पढ़ने से पहले हम उसके बारे में किस तरह जान सकते हैं, बाय रीडिंग द टाइटल्स, द हेडिंग्स, द वोकैबुलरी रिलेटेड टू इट। तो इसमें तो एज सच कोई राइटिंग का वर्क नहीं था। अब समरी राइटिंग है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम किस तरह जो है ना चीज़ों की समरी लिख सकते हैं। सही। सो देखिए, व्हाट इज यस समरी। सर। जी। Summary writing क्या है? It is a shortened version of a text capturing its main idea and key details in a brief format. So स्लोली समझाइएगा। जी, खैर है, इट्स ओके, हाँ स्लोली समझाऊंगा। समरी राइटिंग क्या होती है? समरी राइटिंग में हम जब भी एक समरी पढ़ते हैं ना किसी चीज की, किसी बुक की, किसी मूवी की, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि मूवी है या बुक है, व्हाट इट एक्चुअली इज अबाउट, कि है किस चीज के बारे में। समरी में आपको उसी चीज की, उसी किसी नॉवल की, किसी मूवी की का शॉर्ट टेक्स्ट दिया गया होता है, एक छोटे पैराग्राफ की शक्ल में या 2-3 पेजेस की शक्ल में, जिसमें मेन आइडिया बताया गया होता है। मेन आइडिया मीन्स के इसमें जो है ना खास किस चीज के बारे में बात की गई है, और की डिटेल्स बताई गई होती है, तफसीलात बताई गई होती है, खास खास बहुत ज्यादा वो एक्स्ट्रा जो तफसील होती है वो नहीं बताई गई होती, बल्कि सारी काम वाली तफसील बताई गई होती है। सो दिस इज समरी राइटिंग। Now we'll be reading the purpose of summary writing and why summary writing is important, और दूसरा है कि किस तरह की जाती है। So the purpose of summary writing क्या है? To condense the text, कि एक जो टेक्स्ट दिया गया होता है उसको शॉर्ट करने के लिए, further to make a text concise, or to shorten a text, कि एक टेक्स्ट को कम करने के लिए, कम से कम करने के लिए। कि देखें, बाज़ औक़ात हमारे पास उतना एक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए वक्त नहीं होता कि हम जो है ना पूरे के पूरे किताब पढ़ सकें। तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ एक पेज पढ़ लेते हैं, एक समरी उसकी पढ़ लेते हैं, तो हमें मेन आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस बुक में जो है ना ये इस इन चीज़ों की बातें की गई हैं। दूसरा, समरी क्या करती है? इट हाईलाइट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। समरी में सबसे खास बात जो है वही की गई होती है कि ये चैप्टर, ये बुक है या इस बुक का ये चैप्टर है, इसमें ये बातें की गई हैं। सो सारी हम मेन बातें हमें पता चल जाती हैं फिर। नाउ
समरी इसी तरह होती है, देखिए जिस तरह एक मूवी होती है ना, उसका जो ट्रेलर होता है कि जो छोटा सा होता है, लेकिन वो बता देता है कि मेनली ये मूवी में क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप, क्या क्या आपको दिखाई देगा, क्या क्या बताया जाएगा। तो समरी राइटिंग भी वैसी Sir, ही होती है। जी sorry for interruption. You can say a central idea of any topic is called summary. yes, it can, yes, actually you're totally correct. Say it is actually the central idea of any topic, any passage, any topic. So उसमें central idea, main idea ही होता सिंपल आइडिया या खुलासा कहते हैं सर? है। yes, खुलासा होता है ना, इन उर्दू वी कॉल इट खुलासा, इंग्लिश में से समरी कहा जाता है। जी so to यस, demonstrate, yes, मैं आइडिया तो नहीं सर। जी जी जी, so to demonstrate comprehension, अच्छा मैं सर, जी, समरी को मेन आइडिया कहते हैं या फिर खुलासा और मेन आइडिया में फर्क नहीं होता सर? मेन आइडिया देखिए ये होता है कि मेन आइडिया का प्योरली आप मेन आइडिया की बात करें ना, तो आप एक जुमले में भी मेन आइडिया बता सकते हैं। समरी में यस फिर सर। क्या होता है, समरी में मेन आइडिया के साथ साथ थोड़ी तफसील भी दी गई होती है। सही, जी, थोड़ी सी ज्यादा थैंक यू। तफसील की, वेलकम, सो थोड़ी तफसील दी गई होती है ताकि और भी ज्यादा बेहतर पता चल सके आपको कि टॉपिक में कहा क्या गया है। ओके सर, थैंक यू। बस इसमें थोड़ा बहुत है। नहीं नहीं, खैर जो भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी। अच्छा, दूसरी तीसरी चीज क्या होती है, टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्प्रिहेंशन, कि उसमें जो है मेन टॉपिक में कॉम्प्रिहेंशन मीन्स समझना, ताकि आप लोग को बेहतर समझ आ सके कि टेक्स्ट जो है किस चीज के बारे में। अब आप ये भी कर सकते हैं कि पहले एक टेक्स्ट हो, एक मूवी हो, उसकी समरी आप पढ़ लें, फिर आप वो मूवी जब देखेंगे या वो टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ आएगी, आपको पहले से पता होगा अच्छा इसमें ये चीजें हैं, ये बातें हैं, तो आप फिर और भी तफसील से उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सो इसलिए भी आप समरी को पढ़ना जो है ना, आप ज्यादा उसके फायदा ले सकते हैं। And the last thing is to retain the key facts while leaving out unnecessary details. क्योंकि समरी राइटिंग में unnecessary details होती नहीं, बेकार की बातें होती नहीं है, तो वो आप हटा सकते हैं, बेकार की बातें हटाकर सिर्फ मेन चीज पर ही, मेन आइडियाज पर ही जो है वो आप फोकस कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज हाउ टू राइट समरी। पहले ये बताया जाएगा कि समरी लिखी कैसे जाती है, फिर ओरिजिनल टेक्स्ट और उसको समरी में चेंज, और उसके बाद आपको पैसेज दिया जाएगा समरी में चेंज जी, करने को। जी, टू डिमोन्स्ट्रेट द कम्प्रीहेंशंस, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं समझना किसी चीज को। सही, तो ये एक्चुअली ये बताता है कि टेक्स्ट है, इसमें सिंपली बात वही की गई है बार बार कि जो टेक्स्ट है ये है किस चीज के बारे में, ये जो राइटिंग है किस चीज के बारे में, कोई बुक है तो ये किस चीज के बारे में है, तो वही हमें यस। समरी बताती है। समरी हमें बेसिकली समझा देती है वो बात। सही, कि मेनली ये जो बुक है किस चीज के बारे में है। सही, सो कॉम्प्रिहेंशन मीन समझना, कि हमें समझने में मदद करती है, एक टेक्स्ट को, एक बुक को, एक मूवी को समझने में मदद करती है। ओके, नाउ हाउ टू राइट अ समरी। ये 6 बातें हैं, इन 6 बातों का ध्यान रखेंगे तो समरी राइटिंग आपको किसी भी टॉपिक पे दी जाए आप लिख सकते हैं आराम से। फिर द वेरी फर्स्ट थिंग इज रीड द टेक्स्ट केयरफुली। अच्छा, समरी लिखने के लिए पूरे टेक्स्ट को पढ़ना ये लाजमी बात है। सही है, आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना होता है समरी राइटिंग के लिए। सो मेक श्योर टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। तो मेन आइडिया को आप पढ़ें कि टेक्स्ट में मेन आइडिया क्या किया गया है, सपोर्टिंग डिटेल्स पढ़ें कि उस मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए और कौन कौन सी बातें की गई है, कौन कौन सी मिसाल दी गई है, व्हाट आर द एग्जांपल्स दैट आर गिवन रिगार्डिंग द मेन आइडियाज। और एक और ये भी कि उसमें जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो भी पढ़ें। सही है, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना रह जाए। लेकिन ये इसलिए ताकि आप समरी को बेहतर से बेहतर लिख सके, ताकि आपको सिर्फ ये ना पता हो कि मैंने कौन सी चीज़ लिखनी है, आपको ये बात भी पता हो कि मैंने कौन सी चीज़ नहीं लिखनी। सही है, सो समरी को लिखने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। Now, the second point is identify the main points. What is the author trying to say? तो उसमें ये भी देखें कि एक पैराग्राफ में ऑथर जो है ना वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, वो मेन आइडिया किस चीज के बारे में बता रहे हैं, कि इसमें मेन आइडिया है क्या आखिर। तो ये भी देखा करें समरी राइटिंग में, तो आपको और भी ज्यादा हेल्प होगी। पूरा टॉपिक जब आप पढ़ लेते हैं तो जनरली आपको अपने आप ही आइडिया हो जाता है कि अच्छा ऑथर इसमें क्या कहना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट इज राइट इन योर ओन वर्ड्स। एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द समरी विल ऑलवेज बी इन योर ओन वर्ड्स, कि समरी हमेशा आपके अपने ही अल्फाज में होगी। आप जो है उसमें खुद से वो कॉपी पेस्टिंग नहीं कर सकते, आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया है उसको आप कॉपी करके पेस्ट कभी भी नहीं कर सकते। आपका जो जहन कहता है कि अच्छा इसमें ये बात ऐड करनी चाहिए, आप अपने ही अल्फाज में लिखते हैं, यू राइट इट एग्जैक्टली इन योर ओन वर्ड्स। Fourth thing, important point, you have to be concise, you have to be brief. Keep it brief. A summary should be 1/3 of the original text. ये important बात है
जो आपको टेक्स्ट दिया गया है ना उसका 1/3 1/3 हिस्से जितनी समरी लिखें आप। सही, क्योंकि उसमें आपने मेन आइडियाज ही देने होता है और जो मेन डिटेलिंग होती है वो लिखनी होती है, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता। तो जितना शॉर्ट लिखेंगे समरी उतना बेहतर होगा, और खासकर अगर लेट्स से कि मेन टॉपिक है उस वो जो है सॉरी मेन आपका जो पेज है 10 लाइनों का टेक्स्ट लिखा गया है, तो आप समरी को 3 से 4 लाइनों तक लिखिए, क्योंकि 1/3 जितना लिखना है ना आपने। अगर एक टेक्स्ट है वो 3 पेजेस का लिखा गया है तो आप समरी को 1 पेज का लिखें, इतना ही लिखें। सही है, ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन ना दिया करें, वो समरी नहीं होती, फिर वो फर्दर एक्सप्लेनेशन हो जाती है, क्योंकि समरी का काम क्या है, सिर्फ मेन आइडिया ही बताना होता है। ऐसे सही, बयान करना। जी। तो उसमें डिटेलिंग देना नहीं होता समरी में। Another point, avoid opinions, don't give your own opinions। इसमें समरी राइटिंग में कभी भी आप अपने मशवरे नहीं देते कि नहीं मुझे ये लगता है कि इसमें जो है ना राइटर ये कह रहा है, ऑथर ये कह रहा है, ये कभी भी आप ये बातें नहीं करते। Exactly, whatever is written in the text you have to say it, you have to be sincere and honest to the text। तो जो जो टेक्स्ट में लिखा गया होता है आपने वही बातें लिखनी होती है, आपने खुद से कुछ भी जो है ना क्या कहते हैं कि खुद से मिर्च मसाले नहीं लगाने होते आपने। सही। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, POV मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इसमें आपने क्या करना है, ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ दोज हु जॉइंड माय सेशन ऑफ यस्टरडे, इंग्लिश स्पोकन का जो सेशन था उसमें मैंने बात की थी प्रोनाउन के हवाले से। लेट मी राइट इट हियर इन द चैट बॉक्स। वी हैव फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सन POV मींस पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें कौन कौन से मतलब मेनली बात किस के हवाले से हो रही है, प्रोनाउंस के हवाले से। जब फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाती है तो आप आई और वी का इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, what are we talking about? We are talking about he, she, it, it हो गया है, and the writer, the writer हो गया, you can use such words। तो he, she, it हो गया है, या कोई नेम इस तरह आप यूज कर सकते हैं। सही। सो ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमेशा या तो जब भी कोई टेक्स्ट दिया गया होगा तो उसमें आप ही, शी, इट या कि राइटर का या कोई भी जो नाम दिया गया टेक्स्ट में वही नाम आप यूज कर सकते हैं। आप क्योंकि ऊपर हमने बात की ना कि ओपिनियंस नहीं देने, तो आप ये नहीं कहेंगे कि I think, yeah, I think, I personally, my personal opinion is this, I, my, इस तरह की you don't have to use this, okay? So, do you have any question regarding how to write summary? इसमें कोई question है आप लोगों का, फिर आगे move on करते हैं। Okay, let's move on. Sir, I have a question, sir. Yes. How many pages should be of summary? As I told you that if you are given an original text, so the summary should be 1/3 of the original text. If you have a Yeah, of text, course. yes, if you have a text that is Okay. that consists of 3 pages, so you're supposed to write the summary of 1 page. Say 1/3, 1/3. The Okay. summary should be 1/3. G. I was thinking about this. Okay, that's okay. So summary must always be 1/3 of the original text. तो जो original text होगा वो जितना भी लंबा होगा उसको 3 पे डिवाइड कर दे। सही है, डिवाइडेड बाय 3 कर दे, तो एक हिस्सा जो बन गया ना 3 में से एक हिस्सा, उतनी आपने समरी लिखनी है बस। अंदाजन, जरूरी नहीं है कि इसमें कोई खास वर्ड और लिमिट होगी, अंदाजन आपने करना है। सो नाउ इफ यू सी हियर, ओरिजिनल टेक्स्ट को देख लें और समरी को देख लें। मैंने फर्स्ट आई हैव गिवन द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड डाउन बिलो आई हैव आल्सो गिवन द समरी। तो ओरिजिनल टेक्स्ट देख लें ओके तकरीबन, यस, वो जो है ना समरी 3/3 मतलब 3 से 4 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस हैं ऑलमोस्ट। तो इवन के इससे बेहतर ये भी होगा कि अगर आप इसको 2 सेंटेंसेस में कर लें तो वो भी समरी कहलाई जा सकती है। So now look at the original text कि space exploration has allowed astronauts to uncover incredible mystery। वही पिछला टेक्स्ट दिया गया है जो कि मैंने समझाया था आप लोग को। अब वही टेक्स्ट है सारा का सारा। now we are given the summary, अब उसी की हमें समरी भी दी गई है। स्पेस एक्सप्लोरेशन समरी की तरफ आए जरा, क्योंकि वो टेक्स्ट हम ऑलरेडी ओरिजिनल टेक्स्ट जो है ना वो हम पढ़ चुके हैं, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समरी क्या कहती है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हेल्प्स एस्ट्रोनॉट लर्न अबाउट द यूनिवर्स। कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें किस चीज में हेल्प करती है, यूनिवर्स के बारे में जानने में हेल्प करती है, मदद देती है हमें। यूजिंग टेलीस्कोप्स एंड वर्किंग ऑन स्पेस स्टेशन इन ऑर्बिट, दे स्टडी स्टार्स, गैलेक्सीज एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू डिस्कवर मोर अबाउट स्पेस। तो टेलीस्कोप को इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोनॉट को किस चीज का पता चलता है, और स्पेस स्टेशन में काम करते हुए एस्ट्रोनॉट को स्पेस के बारे में पता चलता है, स्टार्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में। और जब फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनको स्पेस के बारे में और भी बातें पता चलती हैं। अब देख लें, आपने टेक्स्ट भी पढ़ा हुआ है ओरिजिनल और आपने अभी समरी भी पढ़ ली है।
तो समरी को पढ़ने से ही अंदाजा हो गया ना कि जो बात ओरिजिनल टेक्स्ट में की गई थी वही बात समरी में भी की गई है, बस फर्क ये है कि उसमें छोटा करके लिखा गया है। ऐसा ही है कि Sir, नहीं? जी। we use our own words in the summary. Yes, you use your own word. Exactly, you have to use your own word. You don't have to copy anything from the original text. Okay, sir. We Okay, have thank you. freedom. Yes? Sir, I'm saying that we have freedom to use Yes, our exactly. own words. Yes, you have to use your own words, but the idea should be according to the original text. You cannot use simply give your Related. own idea. Yeah. Yeah. So Exactly. I hope you got that the summary has the same meaning like the original text, right? Yes, sir. Yeah. So now coming towards another passage, what you have to do is you have to write your own summary. Now you have to write the summary in the chat box. This is the passage. If there's any confusion, you can ask me, okay? Read the passage. I'm giving you 5 to 10 minutes and write the summary. G in the chat box. G, both Ajmal and Hafnawaz, kindly write the summary. Your time starts now. What are you saying, sir? आपने क्या करना है, अभी जो पैसेज दिए गए हैं ना इसकी आपने समरी लिख लेनी है चैट बॉक्स में। ये पैसेज दिए गए, ये पैसेज पढ़ें। कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट। How is it impossible on Android cell phone to write a summary? आप लोग जब समरी कर लें तो मुझे बता दें, काइंडली लेट मी नो। देखिए, I've already told you, read the following passage and write a short summary, 4 to 5 sentences. Let's change it to 3 to 4 sentences में summary लिख लें। Even 5 sentences भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। राम भाई, राम भाई, Hafnawaz, are you writing the summary? Sir, I'm not prepared mentally, and I will try to write Okay. in summary form after ending the class, and I will send Okay, you okay. That's totally on fine. text paper.
Okay, And so you know that it is difficult to write on Android cell phone in chat okay, box. that's totally fine. You can write it to me. It can be a little bit of your homework. You can write the summary and send it to me on WhatsApp later on. Okay, sir. Okay, so now coming to the topic comprehension of a text, how you're supposed to comprehend a text, understand a text. What is comprehension? Comprehension is the ability to understand and interpret the meaning of a text. Interpret means अखज़ करना. एक टेक्स्ट की मीनिंग अखज़ करना, निकालना कि इस टेक्स्ट का मतलब क्या हो सकता है इस पैसेज का. So it requires skills such as identifying the main idea, understanding the vocabulary, and recognizing the author's intent. So whenever you're trying to make the meaning out of a text, what you have to focus on is, first you have to focus on the main idea. Then you have to understand the vocabulary as well. कि इसमें किस किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए और उनका क्या क्या मतलब हो सकता है. And you also have to recognize the author's intent, कि authors का जो था ना ये जिसने लिखा है ये उसका मतलब मकसद क्या था ये लिखने के पीछे. कोई भी पैसेज हो, any paragraph, तो वो पैराग्राफ लिखने के पीछे author का मकसद क्या था. So you have to understand that as well. So how you're supposed to do this? First, you have to read the text carefully, focus on the details as well as the main idea. जी, पढ़ें, गौर से पढ़ें. एक चीज नहीं समझ आती, you have to read again and again, ताकि आपको वो जो मेन आइडिया है वो आप कैच कर लें. Highlight key information, mark important sentences, phrases or facts. अच्छा, जो इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप हाईलाइट करें. जो फ्रेजेस हो गए, वर्ड्स हो गए, फैक्ट्स हो गए इंपॉर्टेंट लगते हैं, यू कैन हाईलाइट दोस एज वेल. Ask questions. What is the author trying to say? What is the purpose of the text? Question करें. As I told you earlier, was in the beginning of the class, that you're supposed to question, you can ask question. कि question करने से क्या होता है? You can learn more and more. उसी से ही आपको पता चलता है और भी ज्यादा चीजें पता चलती जाती हैं. So ask as many questions as possible regarding the text. कि text के और से जितने question हो सकते हैं वो question बनाएं कि author का purpose क्या हो सकता है. What is author trying to say? Is the author being sarcastic? Author तंज तो नहीं कर रहा है, author simply मजाक कर रहा है, सही. और what is the purpose of the text? कि author का मकसद क्या है, writer का मकसद क्या है text लिखने के पीछे. Clarify vocabulary. Look up any unfamiliar words or phrases. अगर एक word है, चले एक बार आ जाता है जिसका मीनिंग आपको ना पता हो, एक बार आ जाता है, गुजर जाता है, इट्स ओके, आप उसे छोड़ सकते हैं. लेकिन दो बार, तीन बार, बार बार अगर आता जाता है तो फिर आप उसका मीनिंग भी देखते हैं, सही. And finally, summarize after reading. Restate the main points of the text in your own words. जब आप summary लिख देते हैं ना text की, yes, we were at the last point कि जब आप एक text की summary लिख देते हैं, restate the main points of the text in your own words. उसकी क्या करें, उसकी summary लिख दें text की read करने के बाद उसको, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये मेन आइडियाज इसमें कौन कौन से हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट मेनली है किस चीज के हवाले से. सो आई रिपीट इट अगेन कि अगर एक टेक्स्ट को समझना हो आप क्या करें, पहले पूरे टेक्स्ट को केयरफुली पढ़ें. यू हैव टू रीड इट विद एज मच डिटेल एज पॉसिबल. हाईलाइट द मेन आइडियाज की इंफॉर्मेशन कौन सी है, मेन सेंटेंसेस, हाईलाइट दोज, मेन फ्रेजेस एंड फैक्ट्स. Ask as many as questions as possible regarding the text. Find out the meaning of the vocabulary कि vocabulary में क्या meaning है. अगर कोई difficult vocabulary आती है first time आप देख रहे हैं, so what is the meaning behind those vocabulary, those words. And last but not least, summarize. You have to summarize after reading. उसकी आपने summary लिखती होती है, फिर summary लिखने से आपको और भी clarify हो जाते हैं कि main ideas इसमें कौन कौन से. So let's focus on the next activity. Now we have a comprehension activity. क्या करना है आपने, read the following passage and answer the questions below. कि जो questions हैं इनको आपने answer करना है, सही, कि इसमें लिखा क्या गया है passage पढ़ने के बाद. So the passage is Amazon rainforest is known for as the lungs of the earth because of its ability to absorb carbon dioxide and release oxygen. कि अमेज़न किस लिए फेमस है, ये इसलिए मशहूर है, इसलिए जाना जाता है कि इसको दुनिया के लंग्स भी कहा जाता है, फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करता है. It covers over 5.5 billion square kilometers and is home of million species of plants and animals. कि तकरीबन 5.5 या 55 लाख
तादाद में ये फैला हुआ है कि मिलियंस स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है एंड इज़ होम टू मिलियंस ऑफ स्पीसीज, और इसमें तकरीबन लाखों की तादाद में पौधे भी, दरख्त भी हैं, पौधे भी हैं और जानवर भी हैं, जानवर की अकसाम हैं। However, Amazon is being threatened by deforestation caused by logging, agriculture and mining. तो अमेजोन फॉरेस्ट क्या है, इसको किस चीज़ का खतरा है? डिफॉरेस्टेशन का, लॉगिंग, दरख्त वगैरह काटे जाते हैं, एग्रीकल्चर की जाती है तो उसके भी दरख्त वगैरह काटे जाते हैं बड़े, और जब माइनिंग की जाती है तो ज़मीन को ख़राब किया जाता है, ज़मीन खोदी जाती है। So now the questions are, why is Amazon called the lungs of the earth? तो पहला क्वेश्चन ये कि अमेजोन को lungs of the earth क्यों कहा जाता है? How large is the rainforest? ये Amazon rainforest कितना बड़ा है, कितने रकबे पे फैला हुआ है? And what are the main causes of deforestation in Amazon? तो मेन कॉजेज क्या है अमेजोन में जो डिफॉरेस्टेशन की जाती है, उसकी मेन वजूहात क्या है, किस बेसिस पर डिफॉरेस्टेशन की जाती है? सही। सो दिस इज आल्सो द एक्टिविटी, वी विल कंसीडर इट एज अ होमवर्क। अच्छा, डिस्कशन, डिस्कसिंग द ऑथर्स पर्पस। जब आप टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज, डिस्कस विद द पार्टनर व्हाट डू यू थिंक द ऑथर्स पर्पस इज। तो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ आप ये भी देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट का पर्पस क्या था। पैसेज क्या है? रिड्यूसिंग वेस्ट इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, कि जब हम वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो एक क्यों ज़रूरी होता है, कितना ज़रूरी होता है हमारी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। बाय रिसाइकलिंग मटेरियल्स, composting organic waste and reducing consumption, we can reduce the amount of waste that ends up in landfills. कि अगर हम चीज़ों को रिसाइकल करते रहें, वेस्ट मटेरियल है उनको हटाते रहें, कम से कम करते रहें, तो हम जो है वेस्ट मटेरियल को, ये जो जब ज़मीन पर चला जाता है, वेस्ट मटेरियल को फेंका जाता है ज़मीन पर डिफरेंट किस्म की जगहों पर, उसको भी हम कम कर सकते हैं। दिस कैन हेल्प कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। तो हमें किस चीज़ में हेल्प आउट कर सकती है कि ये जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं, इस चीज़ में हेल्प आउट कर सकती है कि उनको बचाया जा सके, और नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हो गए, गोल्ड हो गया, डायमंड, कार्बन, जंगलात हो गए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, पानी हो गए, इन चीज़ों को भी बचाने में हेल्प आउट कर सकती है हमें, ताकि ये चीज़ें भी जल्दी ख़त्म ना हो और ज़्यादा देर तक रहें। So now the question for discussion is, what message is the author trying to convey? कि इसमें author जो है वो कौन सा मीनिंग देना चाह रहा है, क्या मकसद है उसके पीछे? How can the techniques mentioned in the passage help protect the environment? और जो जो टेक्निक्स के बारे में बताया है वो किस तरह हमें environment को बचाने में मदद करती है। सही। सो इसको भी जरा डिस्कस कर लें, ये भी आपका होमवर्क। ओके, सो ये भी आपका होमवर्क है, इस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स एंड अप द टॉपिक हियर कि हाँ, इसमें किस किस हवाले से बात की गई। आज हमने पढ़ा कि प्री रीडिंग क्या होती है। ये वो टेक्निक है जो कि हमारी प्रायर नॉलेज एक्टिवेट कर देती है किसी टॉपिक के हवाले से। हमें पता चल जाता है पहले से कि अच्छा इस टॉपिक में कौन कौन सी बात की जाएगी। समरी राइटिंग हमने पढ़ा कि उसमें क्या क्या किया गया है, कि कंडेंस द टेक्स्ट, के उसमें जो है ना की पॉइंट्स बताए जाते हैं, मेन आइडिया बताया जाता है। सही। और समरी जो है एक बड़े टेक्स्ट का छोटा हिस्सा होता है जिसमें टेक्स्ट के बारे में पूरा का पूरा बताया गया होता है। एंड देन द लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के एक टेक्स्ट को समझा कैसे जाता है, इट्स एनहांस्ड बाय एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज लाइक क्वेश्चनिंग, हाइलाइटिंग एंड समराइजिंग। तो इस तरह की टेक्निक्स अगर हम अप्लाई करें एक टेक्स्ट पे, कि उसके हवाले से हम सवाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेन चीज़ों को हाईलाइट करें और समरी उसकी बनाएं एक टेक्स्ट की, तो हमें उस टेक्स्ट की समझ भी आ जाती है। सो यस, दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे एंड चलें इसके हवाले से इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।